नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिन है 16 सितंबर, मंडे का दिन है। इस वीडियो में डेली न्यूज़ डिस्कशन हम करेंगे जो कि राष्ट्रीय संस्करण से लिया गया है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहे हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। तो पहले देख लेते हैं किस किस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास न्यूज़ है, देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। उसके बाद देखेंगे, राजग सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। उसके बाद है, मोदी 3.0 के लिए तैयार था ट्रैक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार। उसके बाद देखने वाले हैं, देश में पहली बार होगा डिजिटल जनगणना। फिर देखेंगे, वायुसेना में अगले वर्ष तक तेजस AF Mark II शामिल होगा। फिर देखने वाले हैं, भारत ने तूफान प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को तत्काल मदद भेजी है। फिर है, नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित किए 3 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद देखेंगे, जांच की समय सीमा से बाहर की जाए स्टे की अवधि। यह बेसिकली एडिटोरियल है। तो इसमें कुछ डाटा को इसमें लिया गया है जिसमें कि बरसों तक ट्रायल का इंतज़ार करते जो भी मामले रहे हैं उसको देखेंगे और फिर ऐसे भी मामले हैं जो कि ऐसे भी ख़त्म हो जाते हैं केस, उसके बारे में कुछ इसमें जो फैक्ट दिया गया है उसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, अमेरिका से 5 वर्ष पहले ही क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा भारत, ऐसा डॉक्टर विजय पांडुरंग भास्कर ने कहा है। फिर देखेंगे, देश का नाम बदलने की जटिल प्रक्रिया, एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का एक एडिटोरियल मिला मुझे तो मैंने सोचा इसको डिस्कशन कर लिया जाए। फिर है, UPI की बढ़ती वैश्विक मान्यता, ये एडिटोरियल है। उसके बाद देखेंगे, टेक अरबपति जेड इसाक मैन पहले प्राइवेट स्पेस वाक के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। उसके बाद देखेंगे, शिक्षा पर भारतीय योजना को अपनाए पाकिस्तान, ये ADB ने बोला है। फिर देखेंगे, ये लास्ट होगा हमारा, ओजोन के बढ़ते स्तर से एशिया के वनों पर पड़ा प्रभाव। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले न्यूज़ पे आते हैं। हमारा पहला न्यूज़ है, देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। तो इसमें देख लेते हैं, बेसिकली देश का एक डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम इससे मजबूत होगा इसको लाने से। और इसमें क्या है कि देश के हर डॉक्टर का एक विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा और इससे क्या होगा कि आप डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकेंगे और इससे क्या है कि देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसे NMC कहते हैं, ने अपने पोर्टल पर भारत में प्रैक्टिस करने वाले के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जो भी MBBS डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी है ऑलरेडी। और इसके तहत सभी डॉक्टरों के पास एक विशिष्ट ID होगा। जैसे आधार कार्ड में एक ID नंबर होता है उसी तरह इसमें जो है विशिष्ट पहचान पत्र में एक ID होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया था। NMR डाटाबेस है, इसमें डॉक्टरों का पंजीकरण होगा, उनकी प्रामाणिकता आधार ID द्वारा सत्यापित की जाएगी। मतलब इसको रजिस्टर करने के लिए आधार ID मैंडेटरी है। NMR के लॉन्च होने से 13 लाख से अधिक डॉक्टरों का डाटा उपलब्ध होगा। तो हमारे पास पूरा एक खाका, पूरा डेटा जो है मिल जाएगा कि कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ पे पोस्टिंग है, उन्होंने कितना ऑपरेशंस किया है, उनकी क्या उनको स्टेटस क्या है, वो सब डिटेल्स पे मिलेगा। NMC के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि NMR तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए तैयार है। NMC ने हाल ही में नोटिस में कहा कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर IMR पर पंजीकृत सभी MBBS डॉक्टरों को NMR पर फिर से पंजीकरण कराना होगा। सभी मेडिकल कॉलेज संस्थान राज्य चिकित्सा परिषद पोर्टल पर आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ डाटा आम लोग भी देख सकेंगे, वहीं अन्य डाटा केवल NMC, SMC, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी NBE, चिकित्सा संस्थानों और डॉक्टरों को ही दिखेंगे। तो मतलब कुछ जो डेटा है वो पब्लिक को भी दिखेगा और कुछ डाटा जो है डॉक्टर्स लोग को ही दिखेगा और कुछ संस्थानों को दिखेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस पे पोर्टल पे रजिस्टर करने से। तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है जिसमें
इनमें आवेदनों को ट्रैक किया जा कर सकेंगे कि आवेदन का स्टेटस क्या है। लाइसेंस निलंबित करने और NMRID कार्ड और डिजिटल डॉक्टर प्रमाण पत्र जारी करने की इसमें क्षमता शामिल होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके नेतृत्व में एक कमेटी की गठन की गई थी, तो उन्हीं का ये रिपोर्ट आया है, उसी पे ये न्यूज़ है। तो भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को यह जानकारी देते हुए विश्वास जताया कि सुधारवादी कदम को सभी पार्टियां समर्थन प्राप्त होगा। और इसमें मेन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव को जोरदार पैरवी की थी और कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा कर रहे हैं। बेसिकली इससे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज की बहुत बर्बादी होती है, तो इसलिए ये कदम उठाने की उन्होंने सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से देश की प्रगति सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल जन सामान के लिए सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र की एक प्रमुख घोषणा पत्र में इन्होंने अपने डाला था कि हम जब सरकार में आएंगे तो एक राष्ट्र एक चुनाव को हम लाएंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, मैंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई थी और एक उस तरह कमेटी ने वर्ष मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और फिर 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव कराने की अनुशंसा की थी। तो ये जो कमेटी है, इन्होंने लोकसभा और विधानसभा को एक साथ करवाने की अनुशंसा की थी और इसके संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय जो पंचायती जो चुनाव होते हैं उसको भी कराने की इन्होंने अनुशंसा दी थी। इसी तरह अनुशंसा जो है विधि आयोग भी कर चुका है पहले, और विधि आयोग द्वारा भी 2029 से तीनों चुनाव एक साथ कराने का और त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में यूनिटी गवर्नमेंट के प्रावधान की अनुशंसा किए जाने की संभावना है। तो विधि आयोग भी इसकी अनुशंसा कर चुका पहले। कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है। तो ये जो कमेटी जो थी 18 संवैधानिक संशोधनों को इन्होंने सिफारिश की है और अधिकतर में राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा से अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसद से कुछ संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की आवश्यकता होगी। तो ये बेसिकली ये न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी 3.0 के लिए तैयार था ट्रैक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार। तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और ऐसे में 100 दिन भी पूरा होने वाला है। तो इसी को मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बने इंडिया। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप बिल्कुल तैयार है और पहले 100 दिनों के लिए तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी चल रही थी। किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार ने हाल ही में जो बड़े निर्णय लिए हैं, ये 6 महीने पहले से ही तैयारी का नतीजा है। साथ ही सरकार ने महिला, युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति से लेकर हर वर्ग को साधने की इसमें प्रयास किया गया है और इसमें भी 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजना को इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसमें बेसिकली यही है। हाँ, फिर ये देख लेते हैं कि तीसरे कार्यकाल के पहले पीएम किसान निधि जो कि चल रहा है उसकी 17वीं किस्त जो है 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि, डिजिटल कृषि मिशन सहित कई निर्णय इसमें किए गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसान सम्मान निधि तय करने से पहले एक अध्ययन कराया गया जिसमें पता चला कि लघु व सीमांत किसान की कृषि लागत लगभग 5600 से 5700 रुपये आती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। तो ये जो है समस्या इनकी का सॉल्यूशन हो गया है। 6000 करोड़ रुपये सम्मान निधि देकर किसानों को इस संकट से उबारा गया है। एक इसमें न्यूज ये था कि 70 वर्ष से जो अधिक
के बुजुर्ग जो है उनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया है इसके तहत। और इसमें कुछ न्यूज ये भी है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से पीएम जनमन योजना चल रही है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सामाजिक कल्याण के लिए जनमन योजना चल रही है। कचरा बीनने वालों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना के तहत शामिल किया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व संरक्षण को मजबूत करने और विवादों के निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को भी लोकसभा में पेश हो चुका है, इसको आपको पता ही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। यह है देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। तो डिजिटल जनगणना के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि जनगणना जो है हमारे यहाँ सर्वप्रथम 1871 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, और फिर 1881 के बाद से हर एक 10 साल में जनगणना कराई जाती है। तो उसी तरह अभी तक जनगणना हमारा चल रहा था, लेकिन कोविड के कारण 2021 का जो है वो जनगणना नहीं हो पाई है। और लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, तो उसी को माना जाता है। अब ये न्यूज़ में आ रहा है कि अब जो देश में होगा पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या न्यूज़ है। इसमें बेसिकली ये है कि इसमें स्वगणना होगा, मतलब आप खुद ही इसमें रजिस्टर करेंगे, और ये स्वगणना के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर इसमें दिया जाएगा। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर की प्रक्रिया पर 12,000 करोड़ रुपये की खर्च करने की इसमें संभावना है। तो इसमें 12,000 करोड़ रुपये इस जनगणना में खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक सूत्र ने इस सूत्र के वो है कि इसमें जो है ये बोला गया कि इसमें जाति जो संबंधी है, इसमें कॉलम पर इसमें अभी कुछ नहीं इसमें क्लियर है कि इसमें जाति वाला कॉलम रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी पे जानते हैं कि राजनीतिक दल बहुत सारा इसमें वो पुरजोर मांग कर रहे हैं कि जाति भी होनी चाहिए। भारत में आपको बताया कि 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, और इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी कार्य से स्थगित करना पड़ा था। ये सब मैंने बता दिया आपको। अब इसमें देख लेते हैं कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जनगणना के दौरान पूछने के लिए 31 सवाल किए गए थे। इसमें पूछा गया कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार का मुखिया महिला है क्या। इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया अगर SC/ST हैं तो यह जानकारी भी मांगी जाएगी। पूछेंगे कि एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन है या नहीं। इनके पास वाहनों में साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, वैन है या नहीं। पूछेंगे आप कौन सा अनाज अधिक खाते हैं। उनके पेयजल, बिजली, शौचालय, गंदे पानी की निकासी, रसोई में LPG, PNG आदि की उपलब्धता की भी जानकारी इस जनगणना में ली जाएगी। तो ये अच्छा एक पहल है। ये महिला आरक्षण की जनगणना पर निर्भर। पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम जो है पिछली बार पारित किया गया था, आपको पता ही होगा। का कार्यान्वयन भी इसी दशक की जनगणना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा। आपको पता होगा कि ये जो महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया था उसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीट रिजर्वेशन की बात की गई थी, और उसके बाद यह पहला जनगणना होगा। तो ये ध्यान रखने का बात है। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक देश में पूरा किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसमें बता दें कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने डिजिटल जनगणना की घोषणा की थी। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना की जाने की घोषणा की थी। साथ ही इस बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपये भी आवंटित किए थे। जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को अगले दशक तक स्थगित किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो इसमें है वायुसेना में अगले वर्ष तक तेजस AF Mark II शामिल होगा। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो DRDO द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित
बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसे LCA AF Mark II में शामिल किया जाएगा। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी बेंगलोर के एक अधिकारी बाजी पुरोहित ने बताया कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई गई है, जिसमें LCA AF Mark II भी शामिल है। यानी 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें कि AF Mark II भी शामिल है। इस मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। उम्मीद है कि अगले दशक में LCA Mark II मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे पुराने विमानों की जगह ले लेगा। तो यह इम्पोर्टेंट है कि LCA Mark II जो है या मिराज, जगुआर और MiG-29 जो पुराने हो गए विमान, तो इसकी जगह लेगा। भारतीय रक्षा प्रयोगशाला पहली बार, अच्छा ये आपको बता दें कि भारतीय रक्षा प्रयोगशाला जो है तेजस को पहली बार इसने विकसित किया था और 1980 के दशक में, और उसको 1980 के दशक में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और तेजस जो है एक सिंगल इंजन डेटा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर है, यानी लाइट वेट का ये फाइटर है, जिसे HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है। LCA को आधिकारिक तौर पर 2003 में तेजस नाम दिया गया था। LCA को इसे लड़ाकू श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान माना जाता है। तो यह लाइट वेट का लड़ाकू विमान है। अब इसके अलावा एक न्यूज़ ये है कि तारिणी जहाज़ से विश्व परिक्रमा करेंगी नौसेना की 2 महिला अफसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तारिणी जहाज़ से विश्व परिक्रमा करेंगी और 3 वर्ष से यह तैयारी चल रही थी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी महिला हैं। तो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के, आप ये ध्यान रखिएगा, रूपा ए और दिलना के INSV तारिणी जहाज़ से महासागरों की विश्व परिक्रमा करेंगी। इसमें बेसिकली यही था न्यूज़, और 3 साल से यह बेसिकली इसकी तैयारी चल रही थी। और इसका जो है ट्रेनिंग जो ले रही हैं, ये गोल्डन ग्लोब रेस के हीरो कमांडर अभिलाष टॉमी से ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। भारत ने तूफान प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को तत्काल मदद भेजी। आपको पता है कि तूफान यागी अभी आया हुआ है। तूफान यागी, तो इसी से निपटने के लिए ये जो बेसिकली है म्यांमार, लाओस और वियतनाम में ये ज़्यादा प्रभाव अपना डाला है। तो ऑपरेशन सद्भाव के तहत हम भारत जो है मानवीय सहायता भेज रहा है। और इस साल का एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली तूफान यह है यासी। इससे जो है म्यांमार में बाढ़ से मरने वाली की संख्या 113 हो गई है और करीब 3,20,000 जो है विस्थापित हुए हैं। तो INS सतपुड़ा के जरिए राशन, कपड़े और दवाएं भेजी जा रही है। तो म्यांमार में 10 टन भेजी जा रही है सहायता। उसी तरह वियतनाम के लिए 35 टन, लाओस के लिए 10 टन, तो इस तरह भेज रही है। ऑपरेशन सद्भाव में लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें यही है। फिर देखते हैं, नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 3 लाख करोड़ रुपये। इसका मेंशन हमने ऊपर भी किया। 3 लाख करोड़ रुपये जो है महिला नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, बेसिकली उसी का एक एक्सटेंशन है जो हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था। तो इसमें बेसिकली एक फैक्ट था, तो मैंने इसे अलग से इसको मैंने ले लिया है। तो इसमें 3 लाख करोड़ रुपये का जो आवंटन किया गया है, उनमें से 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। 2.35 लाख स्वायत्ता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको, समूह की 26 लाख सदस्यों की मदद के लिए 5,000 करोड़ का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है। मुद्रा ऋण स्कीम को 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले जो है मुद्रा ऋण के तहत जो है 10 लाख मैक्सिमम दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यम वर्ग की चिंता साधने के लिए एकीकृत पेंशन योजना के तहत, आप जान रहे हैं पेंशन योजना पे बहुत बहस छिड़ी हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की 50% सुनिश्चित पेंशन, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अब इस 3 लाख करोड़ रुपया में जो है
3 लाख करोड़ रुपया जो जारी किया गया है, आवंटित किया गया है, उसमें और कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला है महाराष्ट्र के बधावन में मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है। यह दुनिया के 10 पोर्ट में शामिल होगा। फिर है लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सिनखुलाल सुरंग, सिनखुनलाल सुरंग की आधारशिला रखी गई है। 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 4.42 करोड़ मैन डेज रोजगार पैदा होगा। बंगाल के बागडोगरा व बिहार के बिहटा में नए सिविल एनक्लेव की स्वीकृति प्रदान की गई है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है, जिससे 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। फिर देखते हैं मौसम एवं जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए मिशन मौसम इम्पोर्टेंट है। इसमें मौसम और जलवायु को अनुकूल बनाने के लिए यह मिशन मौसम चलाया गया है। टैक्स राहत जो है 7 लाख रुपये तक की राहत दिया गया, जिसमें कि 7 लाख तक जो है इसमें टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है। सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, जो मैंने बताया यूपीएस। युवाओं में रोजगार व कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह जो है बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जांच की समय सीमा से बाहर की जाए स्टे की अवधि। तो इसमें एडिटोरियल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उससे हम देख लेते हैं। नए आपराधिक कानून 2023 आया है और इसके लक्ष्य तेजी से जांच पूरी प्रक्रिया करके एक समय सीमा में पीड़ित को न्याय दिलाना, इसका लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। तेजी से ट्रायल का अधिकार भी इसी से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति को न्याय जल्दी मिले, वह भी अनुच्छेद 21 से ही जुड़ा हुआ है। इसमें बेसिकली 2 इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि कुछ जो केसेस रहे हैं वो वर्षों तक ट्रायल के इंतजार अभी तक इसका चल ही रहा है ट्रायल। तो देख लीजिए उसमें कौन कौन सा पहला रहा है। तो इसमें नेशनल हेराल्ड का मामला आपने सुना होगा। तो ये 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा अदालत में दाखिल केस में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को निजी तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने से भी छूट दे रखी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। तो नेशनल हेराल्ड का मामला है जिसमें अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है। फिर देखेंगे 2009 में 2G घोटाला हुआ था। तो 2009 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और 2011 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 2017 में सभी आरोपित इसके बरी हो गए। सीबीआई और ईडी दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की। 6 साल के इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने 2024 में कहा कि ईडी और सीबीआई की अपील सुनवाई योग्य है। अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। और एक ये मामला देखिए, बीकानेर जमीन घोटाला। 2016 में बीकानेर जमीन घोटाले में स्थानीय पुलिस की एफआईआर के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माता से ईडी की पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपित महेश नागर ने राजस्थान हाईकोर्ट में ईडी की जांच रोकने की याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने ईडी पर आरोपितों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2022 में हाईकोर्ट ने ईडी की जांच रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है। और एक है IRCTC घोटाला मामला। तो 2016 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2018 में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन रेल मंत्रालय के 3 आरोपित अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में तकनीकी आधार पर चार्जशीट को चुनौती दी और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर चार्जशीट का संज्ञान लेने पर रोक लगा दी। 5 साल बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीबीआई के चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए मामलों की सुनवाई शुरू करने की इजाज़त दी, तब जाकर ट्रायल शुरू हो सका। और कुछ मामले ऐसे भी रहे हैं कि ऐसे भी खत्म हो जाते हैं केस, कुछ ऐसे मामले रहे हैं। तो उसमें है लालू यादव के खिलाफ मामला है। तो इसमें आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था और 2000 में चार्जशीट दाखिल की गई। 2006 में लालू यादव को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। तत्कालीन संपर्क में रेल मंत्री के रूप में शामिल लालू यादव के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन सीबीआई लालू यादव के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का अधिकार सिर्फ जांच एजेंसी का
बताते हुए बिहार सरकार की हाई कोर्ट में अपील को खारिज कर दिया। वैसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने स्वीकार किया कि 2010 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड है। इसमें क्या है कि 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ था और 2024 में नई संविधान पीठ ने पुराने फैसलों को पलट दिया था। और इसमें जो है इसमें जो एक घोटाला के जो मुख्य आरोपी थे वो वीरप्पा मोइली थे, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे और केंद्र में कानून मंत्री भी रहे थे, और इन्होंने प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे ARC बोलते हैं। तो ये है। फिर बोफोर्स घोटाला बहुत फेमस है, आप जानते हैं। तो 1986 में बोफोर्स घोटाला हुआ था। 1996 में CBI ने FIR दर्ज की और 1999 में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी और 2005 में हिंदुजा बंधुओं को केस में बरी कर दिया। इसके बाद CBI ने 2009 में क्वात्रोची के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई और 2011 में इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन राजीव गांधी और हिंदुजा बंधुओं को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में CBI ने 12 वर्ष तक अपील नहीं की। 2017 में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन इतने लंबे समय बाद दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी तरह है यह IAS टॉपर ललित वर्मा फर्जी जन्म तिथि का इनका मामला था। फिर था भूषण स्टील बैंक धोखाधड़ी। 2019 में बैंकों से 56,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में CBI और ED ने केस दर्ज किया। अदालती पेच में फंसकर 4 वर्ष तक जांच रुकी रही। 2023 में ED ने भूषण स्टील को प्रमोटर नीरज सिंघल और 2024 में कंपनी के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए नीरज सिंघल को जमानत दे दी। उसी तरह है ताज कॉरिडोर घोटाला में FIR को अवैध बताया गया। तो ये 2003 में हुआ था ताज घोटाला और 7 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो ये है बेसिकली इसमें न्यूज एडिटोरियल में जो भी था डिस्कशन। अब इसमें नेक्स्ट है अमेरिका से 5 वर्ष पहले ही क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा भारत। ऐसा जो है विजय पांडुरंग भास्कर ने बोला है, और ये जो है सुपर कंप्यूटर के इनको जनक माना जाता है। सुपर कंप्यूटर के ये जनक हैं। और इसमें देख लेते हैं, इन्होंने बोला है एक समय था जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन देश ने स्वदेशी तकनीक से न केवल सुपर कंप्यूटर परम बनाया बल्कि अब क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दहलीज पर है। तो अमेरिका से जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया था। इसके बावजूद हम लोगों ने स्वदेशी टेक्निक से हम लोगों ने परम बनाया था। उसके बाद बहुत सारे हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है। तो देश में सुपर कंप्यूटर के जनक जो हैं ये विजय पांडुरंग भास्कर हैं, ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष में क्वांटम कंप्यूटर बनाकर भारत सबको पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में अभी इसके प्रोटोटाइप पर ही काम चल रहा है। यह मौजूदा कंप्यूटर से कई हज़ार गुना शक्तिशाली होगा। यह सुपर कंप्यूटर से भी शक्तिशाली होगा क्वांटम कंप्यूटर। तो बेसिकली यही इन्होंने बताया कि आने वाले जो है 5 साल में हो सकता है हम अमेरिका को पछाड़ दें और क्वांटम कंप्यूटर हम उनसे पहले बना लें। इसमें एक चीज़ है कि ये इसको आपको देखना चाहिए। जब हमने अमेरिका से हेल्प मांगा था, टेक्नोलॉजी मांगी थी, तो उस समय अमेरिकी सुपर कंप्यूटर की जो कीमत थी वो 37 करोड़ रुपए थी। इतनी कीमत में भारत ने स्वदेशी तकनीक से 100 वैज्ञानिकों की टीम के साथ एक नया सेंटर और सुपर कंप्यूटर परम दोनों तैयार कर लिया था। 37 करोड़ में हम लोगों ने 100 वैज्ञानिकों की एक टीम भी तैयार कर ली और सुपर कंप्यूटर परम भी हमने तैयार कर लिया था। तो ये है बेसिकली। और सुपर कंप्यूटर के सूक्ष्म पार्टिकल, इन्होंने बोला कि भारत सरकार ने क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम मिशन की शुरुआत की है और मैं इस क्वांटम कंप्यूटर के सूक्ष्म पार्टिकल तैयार कर रहा हूँ। इससे बनने के बाद हर मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी। जो भी मौसम की जो भविष्यवाणी है वो क्वांटम कंप्यूटर के बनने से सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी। अब एक थोड़ा सा मुझे यूनिक सा एक एडिटोरियल मिला जिसमें कि देश का नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है और कौन कौन सा देश जो है बदले गए हैं नाम, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप तो जानते हैं हमारे देश में राज्यों के कई बार नाम बदले जाते हैं और जगह के भी नाम बदले जाते हैं। तो कंसर्न जो भी स्टेट होता है वो तो कंसर्न स्टेट अपने जगहों के नाम बदल देता है और इसी तरह राज्य भी कर लेते हैं। लेकिन अगर देश का नाम बदलना हो तो उसकी बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले ही देख लेते हैं कि जो भी हमारे पड़ोसी देश रहे हैं उनमें से कौन कौन से नाम बदले गए थे।
तो पहले जो बर्मा था उसे अब उसका नाम अब म्यांमार हो गया। इसी तरह तुर्की के जो नाम है वो तुर्की हो गया है। अब चेक रिपब्लिक का जो अब नाम हो गया है चेकिया हो गया है। चेक रिपब्लिक का नाम क्या हो गया? चेकिया। इसी तरह 2011 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर था स्पीड, तो इसका नाम रखा गया है स्पीड किल्स। पर एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या था कि स्पीड जो जगह शहर था उसमें वाहन बहुत लोग तेज़ चलाते थे, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। तो इसके कारण वाहन चालकों की जागृति लाने के लिए उसका नाम जो है स्पीड किल्स, मतलब स्पीड को मार दो, मतलब स्पीड को कम करो, तो स्पीड किल्स नाम रखा गया। अब उसी तरह जो है ब्रिटेन की गुलामी करने वाले सिलोन, पहले जो है मतलब जो सिलोन जो था ब्रिटेन की गुलामी था वो आपको पता ही है, तो उसका नाम बदलकर अब श्रीलंका रख दिया गया। अपर वोल्टा ने अपना नाम रखकर बुर्किना फासो, यानी बुर्किना फासो का जो पुराना नाम था वो क्या नाम था? अपर वोल्टा। और उसी तरह 2019 में मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया है। अब देखते हैं इसमें प्रक्रिया क्या है, नया नाम देने का की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह बेहद जटिल प्रक्रिया और काफ़ी खर्चीली है। सबसे पहले तो नाम बदलने के लिए देश के भीतर ही मतदान होता है। इसके बाद नया नाम जो है पहले देश के भीतर मतदान होगा, उसके बाद जो है यूएन में इसको भेजा जाएगा। और यूएन की जो 6 रजिस्टर्ड लैंग्वेज जो है, अधिकृत भाषा जो है, जिसमें अरबी, मैंडारिन जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, तो यह इस लैंग्वेज में यह नाम जो है किस तरह लिखा जाएगा यह बताना होता है। यह सब ठीक ठाक रहा तो प्रस्तावित नाम यूएन द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद ही देश का नया नाम प्राप्त कर पाता है। और खर्च तो इसमें बहुत होता है, और उसमें नया नाम मिलने से देश की सेना की वर्दी में नाम चेंज करना पड़ता है, देश की मुद्रा में नाम चेंज करना पड़ता है, सरकारी जितने भी दस्तावेज हैं उसमें नाम चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह जो पेपर वर्क हो गया, वेबसाइट हो गया, सरकारी कार्यालय हो गया, बहुत सारे इसमें चेंज करने पड़ते हैं। एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अफ्रीका का एक देश था स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर इस्वातिनी रख दिया है 2018 में, इस्वातिनी रखा गया है। और इस पर करीब 50 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था। और इसको आप अगर देखेंगे स्वाजीलैंड जिसका नाम अब इस्वातिनी हो गया है, भारत के क्षेत्रफल से लगभग 10 गुना छोटा है। तो सोच लीजिए जब इतने छोटे कंट्री के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, तो अगर भारत का नाम बदला जाए तो पता नहीं कितना खर्च हो सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। यह एक एडिटोरियल है यूपीआई की बढ़ती वैश्विक मान्यता। आपको पता है कि यूपीआई जो है एक पेमेंट का सिस्टम है, और यूपीआई का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह जो यूपीआई जो है यह 2016 में जो है यूपीआई को लॉन्च किया गया था। और 2016 में ही नोटबंदी का भी हुआ था, तो इसमें कुछ नकारात्मक असर भी पड़े थे। देख लेते हैं। डिजिटल लेन देन के आंकड़ों में भारत 117.6 अरब ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। 117.6 अरब, ये बहुत आप सोच सकते हैं इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो और वह भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। साल 2021 में यूपीआई पहली बार देश की सीमाओं को पार कर भूटान गया, मतलब भूटान में भी जो है यूपीआई चलता है, और सबसे पहले जो भूटान में गया। इस बीच एक अच्छी बात हुई कि इसका उपयोग भारत से आगे बढ़ते हुए जैसे भूटान हो गया, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में भी यूपीआई भुगतान को मान्यता मिल गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे यहाँ से जो भी टूरिस्ट या फिर जो भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे इजी रूप में यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। अभी हाल ही में मालदीव ने भी इससे जुड़ने की घोषणा की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मालदीव भी अब इसमें जुड़ गया है। तो इसी तरह भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका और अब मालदीव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल जो है 8 कंट्री जो कि है आउट ऑफ इंडिया जो है यूपीआई को मान्यता देती है। अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि यूपीआई की सफलता के 4 प्रमुख कारण हैं, तो उन कारणों को थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। ऐसे भी आप टेक्नोलॉजिकल चीज़ कुछ भी आए तो आप इसको आप डाल सकते हैं इस मीन्स में। तो पहला इसमें बताया गया कि स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या पिछले 8 साल में हमारे देश में 2 गुना हो गया है। तो ये 2 गुना से अधिक हो गया, ये देखने योग्य बातें हैं। वर्तमान में यह संख्या जो है 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, मतलब देश में जो है स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या जो है 60 करोड़ से पार हो चुका है।
और इसका एक रीज़न ये भी है कि भारत में जो है सस्ते और आसानी से स्मार्टफोन मिल जाते हैं। 2016 में हमारे देश में डिजिटल तकनीक और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आम आदमी की पहुंच में आ चुकी थी। उस समय स्मार्टफोन की संख्या 30 करोड़ थी, जो कि अब जो है 60 करोड़ हो गई है। दूसरा कारण क्या है सफलता का? हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में इंटरनेट का जो है वो सस्ता होना भी है। तो इंटरनेट जो है वर्ल्ड में, इंडिया में काफ़ी सस्ता है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। इंटरनेट उपलब्ध कराने में प्रमुख कंपनियों में ने 2016 में तेज़ गति से इंटरनेट सेवा दी। वह बेहद सस्ते दामों पे दी। पहले 1 GB डाटा के लिए लगभग 225 रुपये खर्च करने पड़ते थे। धीरे धीरे यह सस्ता हो गया और अब मोबाइल इंटरनेट की कीमत महज 10 या 20 रुपये प्रति GB तक हो गई है। वर्ष 2015 तक प्रत्येक भारतीय महीने में औसतन 700 MB डाटा इस्तेमाल, ये सब ठीक है। फिर हम लोग इम्पोर्टेंट वाला चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और तीसरा जो रीज़न है, देश में जो है स्टार्टअप की संख्या का बढ़ना भी रहा है। हमारे देश में स्टार्टअप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। साल 2016 में UPI शुरू होने के बाद से भारत में 50 से भी ज़्यादा UPI ऐप आ गए हैं। इससे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम और भी मजबूत हुआ है। डिजिटल पेमेंट की स्थिति अब ऐसी हो गई कि छोटे से छोटा दुकानदार, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वाले, फल सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि UPI के से रकम प्राप्त करें। आप देखेंगे कि अगर आपको मोची भी आज के टाइम में UPI का इस्तेमाल कर रहा है। चौथा कारण के रूप में देखते हैं कि वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी को भी शामिल किया जा सकता है कि वहाँ पे जो नोटबंदी हुई उससे भी हमारा डिजिटल जो है पेमेंट बढ़ा है। नोटबंदी के संदर्भ में भले ही तमाम प्रकार के ऐसे तर्क दिए जाएं कि यह पूरी तरह से सफल नहीं रही, परंतु इतना तो तय है कि इसने डिजिटल पेमेंट को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया है। अब मैंने जैसे बताया कि आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ पेमेंट करना ईजी हो जाएगा, तो यही है, पर्यटकों के लिए आसानी हो जाएगी। भारत से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 लाख लोग जो है विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे में UPI का आसान और जाना पहचाना तरीका विदेशों में काम आएगा। और इसमें क्या है मेन देख लेते हैं। हाँ, यह है वर्ष 2025 के अंत तक UPI वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भुगतान सूची बनने के लिए तैयार है, जिसका अनुमानित वार्षिक वॉल्यूम जो है वह 264 अरब लेन देन होगा। मतलब इसके तहत जो है 264 अरब का लेन देन होगा और यह चौंकाने वाला डेटा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं कि UPI लेन देन की वृद्धि अभूतपूर्व रही है। अकेले 2023 में यह लेन देन 2022 की तुलना में 81% की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ 117.6 अरब लेन देन तक पहुँच गई है। UPI को कई चुनौतियों का सामना भी हालांकि करना पड़ता है, जिसमें कि लेन देन की सुरक्षा, गोपनीयता को सुनिश्चित करना, बढ़ते लेन देन की मात्रा का प्रबंधन करना और सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने भी शामिल है। कई जगह फर्जी भी पेमेंट हो जाता है, तो ये भी, इसके लिए अभी तक थोड़ा सा ये हमारे पास थोड़ा सा भी समस्या है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में नवाचार और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर भुगतान प्रणाली भविष्य रोमांचक दिखाई दे रहा है। ये था बेसिकली हमारा। नेक्स्ट को देखते हैं। टेक अरबपति जेड इसाकमैन पहले प्राइवेट स्पेस पार्क के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। तो बस ये अरबपति हैं और इन्होंने अंतरिक्ष यात्री इसाकमैन अपने दल के साथ गए थे और अब पृथ्वी पर लौट गए हैं और यह मैक्सिको की खाड़ी में ये उतरे हैं। तो ये है बेसिकली, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। और ये पृथ्वी से लगभग 740 किलोमीटर ऊपर पहला प्राइवेट स्पेस वॉक इन्होंने किया। प्राइवेट स्पेस वॉक था, ये मेन है कि पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। जेड इसाकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा पर भारतीय योजना को अपनाए पाकिस्तान, ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है पाकिस्तान को सजेशन दिया है कि आप जो है भारत के शिक्षा व्यवस्था को अपनाएं और तभी वहाँ पे कल्याण हो सकता है शिक्षा में। ये पाकिस्तान द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और स्कूल ना जाने वाली सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के अनुरोध के जवाब में आई है यह। और इसमें जो है भारत सरकार द्वारा पिछले साल उल्लास स्कीम चलाया गया था, UAAS उल्लास। तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास की शुरुआत किया गया था। और इसी पे ADB ने जो है सिफारिश दी है कि आप जो है उल्लास जैसे स्कीम को अपनाएं। ADB ने जोर दिया कि उल्लास योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों को तत्काल सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर देती है। भारतीय योजना का उद्देश्य न केवल मूलभूत साक्षरता प्रदान करना है, बल्कि
21वीं सदी के सभी नागरिकों के लिए अन्य आवश्यकता घटकों जैसे वित्तीय साक्षरता हो गया, डिजिटल साक्षरता हो गया, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित महत्वपूर्ण में यह काम आता है। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान की योजनाओं की एक रिपोर्ट में पता चला है कि देश की शिक्षा प्रणाली वितरण बहुत बेकार है। इस्लामाबाद को छोड़कर सभी 134 जिले सीखने के परिणामों से लेकर सार्वजनिक वित्त पोषण तक के संकेतकों में पिछड़ रहा है। तो ये है बेसिकली, और पीएम मोदी ने इसको उल्लास योजना को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट को देखते हैं, और ये आज का लास्ट डिस्कशन है। ओजोन के बढ़ते स्तर से एशिया के वनों पर पड़ा प्रभाव। तो इसमें क्या है कि उष्णकटिबंधीय वनों में 11% वृद्धि में कमी, कार्बन के अवशोषित होने पर प्रभाव। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली जो ओजोन है, ओजोन को आप जानते हैं कि ओजोन को O3 से लिखा जाता है, ओजोन, और यह जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। और यह तब तैयार होता है जब गर्मी और सूरज की रोशनी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वेपराइज्ड कार्बन यौगिक के साथ रिएक्शन करता है, तब यह ऑक्सीजन O3 का निर्माण होता है। इसे हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। और लेकिन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होती है वो अच्छी ओजोन मानी जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो अच्छी ओजोन मानी जाती है, और यह जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 30 किलोमीटर ऊपर बनती है, और यह एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी सुरक्षात्मक परत बनाती है, और इसी को जो हम लोग बोलते हैं ओजोन परत बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। अच्छा, एक इसमें यह है कि 10 से 30 किलोमीटर वाला जो है प्रोटेक्टिव है, और उसके नीचे वाले जो ओजोन रहते हैं वो खराब ओजोन होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। ओजोन प्रदूषण उष्णकटिबंधीय वनों की वृद्धि को रोक रहा है, जिसका प्रभाव एशिया में अधिक हुआ है। यहाँ ऐसे वन लगभग 11% की वृद्धि कमी हुई है। यह पर्यावरण के खतरे के रूप में देखा जा सकता है। एक शोध में आया है कि वनों द्वारा कार्बन को अवशोषित करने और संग्रहित करने में वायु की गुणवत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, लेकिन अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरण में कहाँ पाई जाती है। जहाँ पृथ्वी वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन लोगों को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वहीं जमीनी स्तर के करीब ओजोन पौधे और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मैंने आपको बताया कि 10-30 किलोमीटर का जो ऊपर वाले जो हैं ओजोन वो तो अच्छे होते हैं, और उसके जो नीचे वाले जो ओजोन होते हैं वो मानव स्वास्थ्य और पेड़ पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। यह गैस तब बनती है जब मानवीय गतिविधियों से पैदा प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलते हैं। ये सब है बेसिकली शहरीकरण, औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधनों को जलाने से यह जो है नाइट्रोजन गैस में वृद्धि हुई है, और इसी से जो है ओजोन बनता है। आप हर साल 290 मिलियन टन पैदा हो रहा है अप्रयुक्त कार्बन। तो ये एक डेटा है, 290 मिलियन टन जो है पैदा हो रहा अप्रयुक्त कार्बन। इसके अलावा जो है कार्बन निष्कासन में 17% की कमी है। इस शताब्दी में अब तक उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा कार्बन निष्कासन में 17% की कमी आई है। अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ता ने विभिन्न उष्णकटिबंधीय वृक्ष प्रजातियों और ओजोन के प्रभाव को मापने के लिए प्रयोग किए हैं। इसके बाद उन्होंने वैश्विक वनस्पति के कंप्यूटर मॉडल के में परिणामों को शामिल किया, और एक ब्राउन के अनुसार गर्म होती जलवायु के कारण पूर्ववर्ती उत्सर्जन में वृद्धि के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओजोन के स्तर में वृद्धि की उम्मीद है। ब्राउन ने कहा कि हमने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कम के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए वनों की बहाली महत्वपूर्ण है। यानी वन जो है फॉरेस्टेशन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सब कुछ बैलेंस रखना है, ओजोन को ठीक रखना है। तो इस तरह से आज का ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद।